आमिर मिर्जा को सकीना शेख ब्लैकमेल कर रही थी। आमिर को निशाना बनाया गया था, लेकिन आमिर को भी सकीना के साथ जबरदस्ती बने इस संबंध में मजा आने लगा था। उसने अपनी मर्जी से सकीना से शादी भी कर ली। इनका यह रिश्ता किस हद तक जाने वाला था, ये हम देखेंगे आज इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। हमारा अपना बेटा हमारे खिलाफ गया, दगा दे गया हमें। मुझे मेरा आमिर वापस चाहिए, जैसा था वैसा। साहब, वो सकीना ने मेरे लड़के पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया है। लेकिन आपके बेटे ने हमें स्टेटमेंट दिया है कि आपके घर में उसे तकलीफें दी जाती हैं। सब वो खुद नहीं बोल रहा, इसे बुलवाया जा रहा है। सकीना ने पूरी तरह उसे तोता बना के रखा है, जो वो सिखाती है वही बोलता ही है। अब तो वो ये कह रही कि आमिर के साथ उसने शादी कर ली है। शादी? लेकिन आमिर सिर्फ 16 का है ना? हाँ साहब, 10वीं में है वो। पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर अब वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। इम्तिहान सर पर है। इतने सालों में आमिर ने हमारे साथ बदतमीजी तो दूर, ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। अब तो ऐसे पेश आता है हमारे साथ जैसे कि हम उसके माँ बाप नहीं, दुश्मन हैं। साहब, कुछ भी करके हमारे लड़के को सकीना के चंगुल से बचा लीजिए, वो उसे बर्बाद कर देगी। देखिए, एक पेचीदा मामला है। उस औरत ने अब तक ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है जिसका सबूत है और जिसके चलते हम उसे गिरफ्तार कर सकें। मामला पर्सनल है, तो मुझे एक बार आपके लड़के से बात करनी है। किस लिए? वहाँ के साहब तुमसे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? देख बेटा, बात यह है कि वो तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं। किस बारे में? तो आमिर, तुम सकीना के घर सिर्फ इसलिए जाते हो क्योंकि उसका बेटा समीर तुम्हारा अच्छा दोस्त है? सर, 20 मिनट में 3 बार सेम सवाल पूछे आप मुझसे। हाँ, क्योंकि 3 बार पूछने के बाद भी तुम सच नहीं बता रहे हो। आमिर, क्या सकीना तुम्हें किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, सच था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन मैं ये सच किसी को बता नहीं पाऊंगा। अगर मैं बता दूं कि ये ब्लैकमेल कैसे शुरू हुआ था, तब भी सकीना मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी, उस वीडियो को दिखाकर। जानता हूँ अम्मी अब्बू मुझे लेकर कितने परेशान हैं, लेकिन मुझे सकीना भी पसंद है। एक तरफ दर्द है और एक तरफ मज़ा। आमिर, अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो बता दो, अभी सही वक्त है। तुम्हारी अम्मी और अब्बू पर क्या बीत रही है इस बात का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। सर, समीर मेरा फ्रेंड है और उसकी अम्मी मुझे पसंद करती हैं और मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना सर। सर, ये सकीना 37 साल की और आमिर 16 साल का। बड़ी नाजुक उम्र है शिंदे, पर ये सकीना ऐसे क्यों पेश आ रही है जैसे आमिर इसकी जागीर है? और आमिर भी खुल के उसका साथ दे रहा है, अपने माँ बाप के खिलाफ जा रहा है। सर, कुछ तो झोल है। शिंदे, इस सकीना का बैकग्राउंड निकालो, देखते हैं ये झोल है क्या। मैं जो कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। मुझे सकीना से प्यार है या मुझे डर है, मुझे नहीं पता। पर मुझे इतना पता कि मेरे कारण मेरे अम्मी अब्बू को बहुत दर्द हो रहा है। उनकी आंखों में हमेशा आंसू होते, लेकिन फिर भी मैं सद्दाम से बात करूं क्या? हाँ करो, हमसे तो अब तक कुछ हो नहीं पाया। सद्दाम की हैसियत और पहुंच हमसे कई ज़्यादा है, शायद कुछ रास्ता निकल आए। ये क्या कह रहे हो राबिया आपा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, खुदा कसम। किस मुंह से ये सब बात दुनिया में बताते फिरते सद्दाम? आमिर को बहुत समझाया, पर वो पूरी तरह से उस औरत के चंगुल में है। अरे वो चंगुल की ऐसी के तैसी आपा, लेकिन आप भी मुझे अब बता रही हो इतना सब होने के बाद? अब बता तो रही हूँ और मदद भी मांग रही हूँ। अब सब मुझ पर छोड़ दो आपा, इंशाल्लाह आमिर को इससे निकाल के रहेंगे हम। हताश और बेबस राबिया मिर्जा ने अपने छोटे भाई सद्दाम से मदद मांगी। आमिर के माँ बाप कुछ भी करने को तैयार थे।
वो किसी की भी मदद लेने के लिए राजी थे, बस उन्हें अपना बेटा आमिर वापस चाहिए था। उनका मकसद था कि सकीना को हमेशा के लिए आमिर की जिंदगी से दूर कर दिया जाए, लेकिन सकीना का मकसद क्या था यह अभी तक कोई समझ नहीं पाया था। कौन ये? पूरा नाम इसका शकीना शेख है। सदाम भाई अपने फ़हीम चौल में रहती है, तलाकशुदा है और इसका शौहर एक नावेद खान हुआ करता था। और कुछ नहीं सदाम भाई, अभी तक तो इतना ही पता चला है। ठीक। जी सद्दाम बेग नाम है मेरा। फरमाइए, अंदर आ सकता हूँ? जरूरी बात करनी है। किस सिलसिले में? ये क्या गंद मचा रखी है आमिर के साथ? अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे आमिर के बारे में बात करना चाह रहे हो तो तुम्हें घर के अंदर ही ना लेती। अंदर तो मैं आ ही जाता जैसे आ गया। अब सीधे तरीके से बता, तुमने आमिर के साथ क्या कर दिया है? देखो सद्दाम बेग या जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, मैं ये बात पहले भी आमिर के अम्मी अब्बू से कह चुकी हूँ और तुमसे दोबारा कह रही हूँ कि आमिर और मेरे बीच में जो कुछ भी है ये हमारा निजी मामला है और अब तो हम शादीशुदा भी हैं, तो अगर तुम इसमें दखल ना दो तो ही बेहतर होगा। निकल जाओ यहाँ से। देखो सकीना, मेरी राबिया आपा और इमरान भाई जो हैं शरीफ है, तमीज वाले हैं, और मैं ना तो शरीफ हूं ना तमीज वाला। और तुम तो कुछ ज्यादा ही समझदार लग रही हो, इसलिए और इशारे नहीं होंगे। हाँ सद्दाम जी बोलिए, कैसे याद किया? हाँ सुनील, यार तेरी एनजीओ फ़हीम चाल में एक्टिव है ना? हाँ है ना, हमारे कई सोशल वर्क प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ। बोलिए ना, क्या बात है? थोड़ी जानकारी चाहिए थी। एक औरत है सकीना शेख। सकीना शेख? नावेद खान की एक्स वाइफ? हाँ वही। जानते हो क्या उसे? हाँ जानता हूँ, लेकिन माजरा क्या है? यार सुनील, मामला थोड़ा सेंसिटिव है। मेरी बहन है राबिया, उसका बेटा है 16 साल का आमिर। तो यह आमिर को यह सकीना शेख बहका रही है। सकीना तुम जानती हो, अपने एरिया में मैं कई सालों से सोशल वर्क कर रहा हूँ। सीधी बात करता हूँ हमेशा। आमिर मिर्जा का जिस्मानी फायदा उठा रही हो तुम। ये कैसी भद्दी बात पूछ रहे हैं आप सुनील जी? मैं तो सिर्फ पूछताछ कर रहा हूँ, लेकिन आमिर का मामा सद्दाम बेग बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। वो पूछताछ भी नहीं करेगा, सीधा एक्शन लेगा। इस मामले को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो। लेकिन सुनील जी, कानून भी तो कोई चीज़ होती है, और आमिर और मैंने ये फैसला किया है कि जैसे ही आमिर 18 साल का हो जाएगा हम कानूनी तौर से शादी कर लेंगे। तब भी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी मैडम, क्योंकि लड़कियों के लिए 18 साल है, लड़कों के लिए 21 साल। 5 साल इंतजार करना बहुत कीमती पड़ेगा आपको। बोलिए, आमिर को छोड़ने की क्या कीमत लेगी आप? मुंह संभाल कर बात कीजिए। कल तक का टाइम दे रहा हूँ, यकीन करो इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। कल फोन करता हूँ, सोच लेना। आमिर को छोड़ने की क्या कीमत लेंगी आप? ये सवाल सकीना के दिलो दिमाग में गूंजने लगा था। कई दिनों के बाद उससे सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन सकीना से सवाल पहले अक्सर पूछा जाता था। सकीना आए दिन सौदे के टेबल पर बैठी पाई जाती थी। साहब, लाला की बिरयानी खाई लिए कभी? तो सही खबर दे, फिर हम लोग साथ में खाएंगे। साहब, लाला की बिरयानी से ज़्यादा चटपटी तो इस सकीना की स्टोरी है। लाला की बिरयानी कभी सकीना का बाप नसीम भाई चलाता था। लाला को बेचकर अरब चला गया, दुख में। दुख में क्यों? जब सकीना 15 साल की थी ना, तो माँ ऑफ हो गई। हिंदू औरत थी नम्रता, इकलौती औलाद थी ये सकीना। नसीम भाई ने खूब पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया, लेकिन सकीना ने
चालू पने में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। इतने लफड़े कि वो खुद भी भूल गई होगी कि कितनों के साथ घूमी। किसी नावेद खान से शादी हुई थी इसकी? करेक्ट साहब, नावेद खान से उसका ये बेटा समीर है। जब समीर 1 साल का था तब सकीना नावेद का तलाक हो गया। अच्छा खासा पैसा निकलवाया था नावेद से, आज तलक उसके पैसों पे ही ऐश कर रह लिए। लेकिन साहब ये सिर्फ रायता है, असली बिरयानी तो बाकी है। बिरयानी के पहले कोई रायता परोसता है क्या? मेन बात कर। मेन बात ये है साहब कि पूरा फ़हीम चौल जानता है ये औरत मतलब बहुत खतरनाक चालू है साहब। अपने बेचारे बाप को भी नहीं छोड़ा था इसने। अपने बाप के साथ क्या किया इसने? अपने इलाके में केस भी था उसके नाम पे। कैसा केस? क्या मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिया है? अपने बाप के खिलाफ? जी हाँ, सकीना ने आपके खिलाफ रेप का चार्ज लगाया। साहब वो मेरी सगी बेटी है। उसने उसके स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि मेरे सगे बाप नसीम शेख ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा बलात्कार किया। हाँ अब्बू, ये केस मैंने ही किया है। अपने अब्बू के खिलाफ इतना घिनौना इल्जाम? अरे काहे का अब्बू, आप तो अपनी बिरयानी की दुकान उस कमीने लाला को बेचकर मस्कट सेटल हो गए। जिंदगी का रायता तो हमारा फैला ना यहाँ पर। मैंने आपसे ये घर क्या मांगा, आप तो अपनी 2 पैसे की नसीहत ही देने लगे मुझे। अभी भी कह रही हूँ ये घर मेरे नाम कर दीजिए, मैं केस वापस ले लूंगी। अपने अब्बू को ब्लैकमेल कर रही है तो? अब्बू जान, ये जमाना ही कुछ ऐसा है। आजकल पैसा खून से भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है आजकल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उंगली सीधी करूं तो फिर ये घर मेरे नाम कर दीजिए और साथ में 20 लाख कैश। पहले वकील के पास चलेंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और हाँ, उसके बाद बिरयानी खाने चलेंगे। नसीम भाई जिंदा लाश बन गए। जो ये सकीना बोली वो सब कर दिया। फिर सकीना ने केस वापस ले लिया। उसके बाद नसीम भाई अरब कट लिया, आज तक नहीं लौटे कभी। नसीम उसका सगा बाप था, फिर भी उसने उस पर रेप का केस करके उसे ब्लैकमेल किया। साहब रायता और बिरयानी तो हो गया, अब शाही टुकड़ा खबर सुनिए। 4 साल पहले की बात है। सकीना ने अपने तलाकशुदा शौहर को घर बुलाया। नावेद खान आया मिलने। आइए। आज सूरज कहाँ से हो गया भाई? इतने सालों बाद याद किया। आज दिन ही कुछ ऐसा है। समीर अपने स्कूल के पिकनिक पे गया हुआ है। मैं घर पर अकेली हूँ। तुम्हारी याद आ रही थी। हमेशा की तरह तूफान लग रही हो। अब यहीं खड़े होकर शब्दों के तीर चलाओगे क्या? ये क्या कर रही हो? सबूत है रेप का। क्या बकवास कर रही सकीना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरी तो तकदीर खराब हो गई है। बैंक बैलेंस खत्म हो गया था तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कमी नहीं, तुझे लगता है कपड़े फाड़ने से तू मुझ पर रेप का चार्ज लगवाएगी? अभी के अभी मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। उसमें तुम्हारी वहशत के सारे सबूत मिलेंगे मेरे बदन पर। और फटे कपड़े तो बोनस सबूत होगा। फिर पूरे 7 साल के लिए जेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो समीर के पापा? मैं यहाँ 20-25 मिनट और इंतजार करूंगी। तुम मेरे लिए 5 लाख रुपए लेकर आ जाना। और अगर नहीं आए तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगी, तुम्हारी इज्जत फाड़ने। शौहर और सगे अब्बू के साथ ऐसा कर सकती है, बाकी लोग तो चिल्लर हैं इसके लिए। पता नहीं कितनों को चूना लगाई होगी इसने। गारंटी बोलता हूँ साहब, आमिर के साथ भी ऐसा ही कुछ खेला होगा। इमरान और राबिया मिर्ज़ा को बुलवाओ, और आमिर को भी। उन्हें सकीना की असलियत बताना ज़रूरी है, खासकर आमिर को। अरे कितनी बार जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन? क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ ऐसा? आमिर, आवाज नीचे। इस बार उन्होंने खुद सामने से बुलाया है, मुझे पता नहीं किस लिए। देख, उन्हें सकीना के बारे में कुछ पता चला है, वो हमें बताना चाहते हैं। और तेरा वहां होना बहुत जरूरी है।
सर मैं कोई दूध पीता बच्चा तो हूं नहीं जो आपकी इस बकवास स्टोरी में आ जाऊंगा। सर झूठ बोलने की भी हद होती है। बेटा, बेवकूफ़ी की भी एक हद होती है जो तुम पार कर गए हो। ढंग से सोचना बंद कर दिया है तुमने। झूठी स्टोरी बताकर हमारे हाथ कौन सा खजाना लगने वाला है? आमिर, तुम्हारे 10th के एग्जाम होने वाले हैं। इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं, अपनी किताबों के साथ होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी की किताब अभी पूरी तरह कोरी है। अब उन कोरे पन्नों पर या तो खूबसूरत तस्वीरें बन सकती हैं या फिर वो पन्ने टॉयलेट पेपर बन सकते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? देखो आमिर, मैंने तुम्हें जो भी बताया सकीना के बारे में, जो कुछ भी उसने किया अपने अब्बू के साथ या फिर तुम्हारे फ्रेंड समीर के पापा के साथ, सब कुछ एकदम सच है। मैंने सकीना को टाइम दिया है सोचने के लिए कि तुम्हें छोड़ने के लिए वो क्या कीमत लेगी। चलो तुम्हारे सामने ही बात करते हैं। हेलो सकीना, सुनील कामत बात कर रहा हूं। क्या फिगर तय किया? कितना लगे आमिर को अपनी चंगुल से छोड़ने के लिए? मैंने कुछ नहीं सोचा है सुनील जी, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। देखो सकीना, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा ना आपसे सुनील जी, मुझे आमिर के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है। पैसों के लिए नहीं तो फिर किस लिए आमिर को अपना निशाना बनाया? ऐसा क्या देख लिया उसमें तुमने? ऐसा भी क्या देखा उसमें? कुछ नहीं, ठीक ठाक दिखता है तो मेरा दिल आ गया उसमें। ऐसे खिलौने तो एक नजर घुमाने पर दर्जनों मिल जाते हैं, और ये तो सीधे मेरे घर पर ही आ गया, तो सोचा कि खेल ही खेल लेती हूँ। मतलब आमिर तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना है जिसका तुम इस्तेमाल कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब आपके घर में गैस खत्म हो जाती है तो आप बाहर से खाना नहीं मंगवाते, रेस्टोरेंट नहीं जाते खाना खाने के लिए। बस वही सेम टू सेम समझिए। लेकिन वो शादी वादी जो की आमिर से। सुनील जी, आप भी ना समझते नहीं हो। बोर हो रही थी तो सोचा कि गुड्डे गुड़िया का खेल खेल लेती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड लंदन गया हुआ है, कुछ दिनों बाद वापस लौटेगा। जैसे ही लौटता है मैं आपके इस 16 साल की नाजुक छोकरे की ओर देखूंगी भी नहीं। मिलना तो बहुत दूर की बात है। आप ना अपना सोशल सर्विस किसी नेक काम में लगाएं। आमिर मेरे लिए कुछ नहीं है। बस यही सुनना बाकी था। मुझे इस बात का एहसास होने के लिए कि मैं कितना बड़ा डफर हूं। ठीक है, उसने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था मुझे, लेकिन मैं ब्लैकमेल हुआ ही क्यों? सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मेरे लिए फिक्रमंद थे, और मैं ये जानते हुए कि सकीना के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था, मेरा दिल टूट रहा था। आमिर, अब तो सब कुछ सच बताओगे? क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? आखिरकार आमिर की जुबान पर लगा ताला खुल गया और उसने उस काली रात की पूरी कहानी सुनाई जब सकीना ने शराब की मदद से उसे निशाना बनाया। उसने सबको शादी के बारे में भी सारा सच बताया। आखिरकार आमिर अपने आप को सकीना द्वारा रेप चार्जेस लगाए जाने के डर के जाल से बाहर निकाल पाया, और साथ ही सकीना की तरफ प्रेम के जाल से भी बाहर निकला जो उसने अपने आप पर लगा लिया था। अब क्या है साहब? अभी तो सब कुछ है सकीना जी, सब कुछ उलट चुका है। अब जेल की सलाखों के पीछे आप होंगी। आमिर ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है। तुम्हारे सारे कारनामे, तुमने जो कुछ भी उस नाबालिग के साथ किया, सब कुछ अब रिकॉर्डेड है। तुमने आमिर का रेप किया है। साहब, ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। एक औरत एक आदमी का रेप कैसे कर सकती है?
हाँ, रेप हुआ जरूर था, लेकिन आमिर का नहीं, मेरा। आमिर ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। वो तो मैं चाहती तो पुलिस में उसी टाइम रिपोर्ट लिखा सकती थी, लेकिन उसकी उम्र पे मुझे तरस आ गया। तुम हर वक्त हर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। इस वक्त तुम्हारा जो भी हुक्म का इक्का है ना, वो खोटा सिक्का ही साबित होगा, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो। क्या मतलब? तुम्हारे जैसी लाखों में इक्की दुक्की खुदगर्ज औरतें रेप जैसे संगीन जुर्म को मजाक बनाकर रखती हैं। लानत है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब यह केस वाटर टाइट है। सकीना मैडम, रेप खेलने का टाइम खत्म हुआ। आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आमिर ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया है। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, उसने मजिस्ट्रेट के सामने सब कुछ बता दिया है। तकरीबन 6 महीने पहले इमरान मिर्ज़ा आमिर को मेरे क्लिनिक में आए थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स में स्वेलिंग हो गई थी। नई सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करने पर कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो मैंने उसी से रिलेटेड कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी थी। सर, एक यूनिक केस है। अगर कोई औरत किसी 16 साल के लड़के को शराब पिलाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, उसका रेप करती है, तो इस केस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं सर? 16 साल मतलब लड़का माइनर? यस सर, 10th क्लास का स्टूडेंट है। फिर तो हम एक्यूज को पॉक्सो के तहत बुक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। राइट सर। एक्यूज को सेक्शन 4, 8 और 12 के तहत बुक करो। ओके सर। लड़के की साइंड स्टेटमेंट ले लो और मजिस्ट्रेट के सामने डिपोजिशन करवाओ लड़के का। ओके सर, थैंक यू सर। तुम अब बच नहीं सकती सकीना, और हम तुम्हारी जमानत के खिलाफ भी जमकर लड़ेंगे। समीर, इसके पहले भी मैं तुम्हारी अम्मी के लिए एक रेप केस लड़ा था, लेकिन इस बार तुम्हारी अम्मी के ऊपर तुम्हारी उम्र के लड़के के साथ रेप करने का इल्जाम है। उनका बचना नामुमकिन सा लग रहा है। देखो, मैं इस केस में नहीं पढ़ना चाहता। आई एम सॉरी समीर। अब्बू, अम्मी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, दोबारा फाइल करनी होगी और उसके लिए किसी दूसरे वकील को हायर करना होगा। समीर, तुम मेरे बेटे हो और ये कभी बदल नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ हो तो मैं सबसे पहले उसे दूर करूंगा, लेकिन जहां तक सकीना का सवाल है, वो मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। नाना जान, अब्बू ने भी मदद करने से मना कर दिया है। मेरा भी वही जवाब है बेटे। सकीना मेरे लिए मर चुकी है। सबने ना कहा, ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? लॉयर अंकल कह रहे थे कि ये केस जो भी लेगा हार जाएगा। नाना, अब्बू सब कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया और आपको इस सब की सज़ा मिलनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है अपनी अम्मी के बारे में समीर? मुझे नहीं पता अम्मी, क्या सही है क्या गलत। मैं कभी सीख ही नहीं पाया, या शायद आपने कभी सिखाया नहीं, या शायद गलत सिखाया। अम्मी, अब्बू, कैसे माफी मांगू आप लोगों से मैं? नहीं बेटा, तुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, यही काफी है हमारे लिए। और देख, हमने तुझे कभी गुनहगार समझा ही नहीं। बस अब ये सब भूल के तो अपने इम्तिहान पर ध्यान दे बेटा। पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। सभी लोग सकीना को गुनहगार मान रहे। हाँ, उसने गलत तो किया, लेकिन मैंने जो किया, क्या वो गलत नहीं? कितना गलत है ये मुझे नहीं पता। मेरे अम्मी अब्बू मुझे कुछ नहीं कहते, बस सकीना को कोसते। उस रात मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं था, मैं जानता, लेकिन उसके बाद जब मुझे मज़े आने लगे, गलत बातों से मज़े आने लगे, कभी कभी सही गलत के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो जाती, समझ ही नहीं आती। मुझे भी वो समझ नहीं है। आमिर सिर्फ 16 साल का था, बचपन और जवानी के बीच की दहलीज पर खड़ा था। इस नाजुक उम्र में किसी युवक को
जब कोई गंभीर आरोप को लेकर डराए या धमकाए तो उस युवक के दिलो दिमाग पर गहरा सदमा पहुंच सकता है। उस उम्र में वो युवक ये समझ ही नहीं पाता है कि जो चीज शोषण की कैद में उसे आनंद दे रही है वही चीज उसकी कैद को और लंबा खींचती जा रही है। सकीना को आईपीसी की धारा 342 के तहत जबरन बंदी बनाने, धारा 506 के तहत आपराधिक भावना से धमकी देने और पॉक्सो की धारा 4, 8 और 12 के तहत गिरफ्तार किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो न्याय प्रक्रिया का एक मजबूत अंग है और उम्मीद की जा रही है कि सकीना को उसके किए की सजा जरूर सुनाई जाएगी। आमिर की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही है। आमिर को इस हादसे को भुलाकर अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान को दोबारा महसूस करना होगा। यह सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप इमरान और राबिया मिर्जा डटकर उसके साथ खड़े हैं, हमेशा की तरह। सकीना का निशाना बने 16 वर्षीय आमिर मिर्जा के केस के बाद अब हम चलते हैं 10 वर्षीय काजल चौधरी की जिंदगी की तरफ। किसी के बद इरादों का शिकार हुई काजल इस वक्त मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के किनारे से दूर खड़े रहिए। एक जलद गाड़ी जाने वाली है। कोई यात्री रेलवे लाइन पार न करे। रेलगाड़ी आप चढ़ रहे हैं। इस अवे ट्रैक प्लेटफॉर्म नंबर 1 फास्ट ट्रेन चल बेटा चलते हैं, मैंने टिकट ले ली है। काजल, अब यहाँ से आगे तुम्हें ये आंटी ले जाएगी। साहब काजल नाम है, काजल चौधरी, बस 10 साल की है। रोज की तरह कल शाम वो बाहर खेलने गई, बस फिर लौटी ही नहीं। आप लोग यहीं पालघर में रहते हैं? जी सर, तिलक बाग में। अनिता जी, कल सुबह से क्या क्या हुआ हमें सब बताइए। साहब वो काजल रोज की तरह सुबह स्कूल गई, फिर हर रोज की तरह ही वो 1 बजे स्कूल से वापस भी आ गई थी। रोटी खाई, फिर कुछ 3 बजे के आसपास वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने बाहर चली गई। कौन है उसकी सहेली? पड़ोस की बच्चियां हैं साहब। नाम? एक अश्विनी और दूसरी हर्षिता। फिर 4:30 बजे के आसपास काजल घर आई थी। अरे काजल, तू आ गई? सुन, एक काम कर, तू और पिंकी बैठ के थोड़ी देर पढ़ाई कर लो। अम्मा, हमारा गेम चल रहा है, बीच में छोड़ के कैसे आ जाए? अभी आते खत्म करके। फिर वो लौटी नहीं साहब, और थोड़ी देर बाद जब मैं उसे बुलाने बाहर गई तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। इसकी सहेलियां हर्षिता और अश्विनी, इन दोनों से पूछा आप लोगों ने? हाँ साहब, शाम को कुछ 7:30 बजे तक मैंने उसका इंतजार किया, फिर मैं खुद गई थी अश्विनी और हर्षिता के घर। काकी, मैं और अश्विनी शाम को 4:30 बजे तक काजल के साथ खेल रहे थे, फिर हम लोग ट्यूशन क्लासेस चले गए। तो फिर काजल कहाँ गई बेटा? काजल तो घर ही चली गई थी 4:30 बजे। हाँ, वो घर आई थी अश्विनी, पर पानी पीकर वापस चली गई। 4:30 बजे मैं और हर्षिता ट्यूशन के लिए निकल गए। फिर वहाँ से भागी भागी मैं सीधा इनके दुकान पर गई।
क्या हुआ? वो काजल वो घर नहीं आई और कहीं मिल भी नहीं रही। क्या बोल रही हो अनीता? और शाम को खेलने गई तो वापस ही नहीं आई। हमने हर्षिता और अश्विनी से भी पूछा, वो कह रहे हैं कि वो 4:30 बजे ही चली गई थी। मैंने और गिरीश ने पूरा तिलक बाग छान मारा साहब, हर गली हर घर सब जगह पूछा साहब। गिरीश तू इधर जा भाई, मैं इधर जाता हूँ। देख कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई होगी। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई साहब। सिर्फ तिलक बाग नहीं, पूरा पालघर छान मारा साहब, एक कोना नहीं छोड़ा हमने। फिर सीधा यहाँ आ गए आपके पास। साहब काजल बस 10 साल की है, उसे तो हमारे मोहल्ले और अपने स्कूल के अलावा और कोई जगह ठीक से मालूम भी नहीं है। तिलक बाग में आप लोग कब से रह रहे हैं? 2 महीने से साहब। कहाँ से आए? सब फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आप? जी फतेहपुर। ये गिरीश है साहब, मेरा दोस्त, ये भी फतेहपुर का रहने वाला है। हम काम की तलाश में यहाँ आए थे। मुंबई या इसके आसपास कोई और रिश्तेदार? जी। क्या घर में कुछ बात हुई थी? मेरा मतलब है कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से आपने काजल पर गुस्सा किया हो और वो नाराज़ होकर कहीं चली गई हो, कोई भी बात? नहीं साहब, हम दोनों तो काजल को बहुत प्यार करते हैं। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि बच्चे उस जगह को मिस करते हैं जहाँ वो पले बड़े होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि काजल भी वापस लौट गई हो फतेहपुर अपने किसी रिश्तेदार के पास? नहीं साहब, फतेहपुर में अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। और साहब 10 साल की छोटी सी बच्ची इतनी दूर अकेले कैसे जा सकती है? मैंने तो कभी उसे घर का सामान लाने के लिए भी पास की किसी दुकान तक भी अकेले नहीं जाने दिया। आप बेफिक्र रहिए, हम तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं। हमारी बच्ची को ढूंढ लीजिए साहब, हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हाथ जोड़ते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरी बच्ची। पिताजी, आप गलत के बारे में सोचिए भी मत, धीरज रखिए, हम आपकी बेटी को जल्द ढूंढ निकालेंगे। एक 10 साल की बच्ची जब रात भर ढूंढने पर भी नहीं मिलती, तब माँ बाप का खून बर्फ हो जाता है। खौफ के हाथों वो कठपुतलियां बन जाते हैं। अनीता आतंकित थी इस ख्याल से कि उसकी 10 साल की बेटी कहीं किसी गलत इंसान के हाथों में ना फंस गई हो। काजल को वाकई में कोई कहीं ले गया था। कौन थे वो लोग? कहां थी काजल? सर, स्कूल से हम तीनों साथ साथ निकले और 3 बजे खेलने के लिए मिले और 4:30 तक खेल रहे थे। फिर मैं और हर्षिता ट्यूशन के लिए गए। काजल की मम्मी ने हमें बताया कि काजल 4:30 बजे घर पे आई। उसने पानी पिया और बोली कि उसका गेम चालू है। कुछ पता है तुम दोनों को कि तुम लोगों के जाने के बाद काजल किसके साथ खेल रही थी? हमें नहीं पता सर, रोज तो सिर्फ हम तीनों ही खेलते हैं, हमारे साथ और कोई भी नहीं होता। नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा इस बच्ची को। नहीं साहब, नहीं देखा। दस साल की है, हरे रंग का ड्रेस पहना है बच्ची ने। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आई है, लगभग 2 महीने पहले। जी नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई लड़की हमारे चिल्ड्रंस होम में नहीं लाई गई है। सर, सारे एक्सीडेंट केसेस चेक किए, मुर्दा घरों में पता किया, यहाँ तक कि इलाके के सारे पुलिस स्टेशन में उसके फोटो और डिटेल्स को भेजा गया है। और अभी तक नो रिस्पॉन्स? कुछ नहीं मिला है सर। पड़ोसियों से भी पूछा है, किसी से कोई लीड नहीं। ये बच्ची काजल 10 साल की है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि
इस बच्ची को किसी ने कुछ खिला पिला कर कोई टॉफ़ी या चॉकलेट देकर पहले बातों में फंसाया हो, फिर उठाकर ले गया हो सकता है सर। बच्चे उठाने वालों की ये मोडस ऑपरेंडी रेगुलर है। मैं एक काम करता हूँ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग सेक्टर के सारे खबरियों को काम पर लगा देता हूँ। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जितने इंस्टीट्यूटर्स हैं, जितने अंडर ट्रायल्स हैं, सबको डंडा करो प्यार से। हमें किसी भी हालत में इस बच्ची को पाल घर से बाहर ले जाने से पहले ही बचाना है। अगर ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है तो कल शाम से गायब है ये पंछी। पर तक नहीं निकले इसके अभी। क्या रे, कैसे जानवर होते ना तुम लोग? अरे सब ऐसे नहीं होते, मैं तो बचाने के चक्कर में लगा हूँ। बोलना, कहीं से कोई टिप मिल सकती है क्या? पहले कसम खा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। खा ही रहे। चल अभी काम का नाम बोल। मुमताज आपा। इधर कौन भेजा रे तेरे को? समझ लो इस बच्ची की तकदीर ने भेजा है। मदद कर दो, पुलिस वाले पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं इसे। ये पार्सल तो इधर नहीं आया हीरो, और इस इलाके में अगर कोई पार्सल आता है या जाता है तो नाका सिर्फ एक ही है, मुमताज आपा का। किसी और ने खोला हो तो? खुद का टोल नाका? इतनी हिम्मत किसी की नहीं है अभी इस इलाके में, और अगर ऐसा हुआ है तो पता करके बता मुझे। पुलिस वालों से ज्यादा दूंगी, समझा? अनीता जी, हमने आपकी बेटी काजल को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साहब 3 दिन हो गए, 3 दिन में एक बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है, और मेरी काजल तो बहुत ही भोली। अनीता जी, दिमाग पे जोर डालिए और हमें बताइए, क्या कभी ऐसी कोई बात हुई थी जिसकी वजह से आपने या आपके पति सुनील ने आपकी बेटी काजल को डांटा हो? काजल ने कभी किसी बात को लेकर आपसे जिद की हो, झगड़ा हुआ हो या गुस्सा आया हो उसे? कुछ भी, अगर कोई भी ऐसी बात है तो प्लीज छुपाइए मत। नसीब ने मुझसे मेरी बच्ची को छुपा दिया है साहब। मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? सोच सोच कर घबराहट होती है। किसी ने बहलाया, फुसलाया, कुछ खिला दिया, कहीं ले गया। एक छोटी सी बच्ची के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हर एंगल, हर खबरी, हर सोर्स को 3 दिन में टैप कर चुका हूँ सर, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। काजल के माँ बाप का भी यही कहना है कि उनके बीच में कोई अनबन नहीं थी और काजल किसी बात को लेकर गुस्सा नहीं थी। सर, एक 10 साल की बच्ची को ऐसा भी क्या गुस्सा आएगा कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी? यादव, याद है उस दिन तुमने एक बात कही थी कि हो सकता है वो बच्ची फतेहपुर वापस चली गई? जी हाँ सर, लेकिन उस एंगल को तो हमने टटोला ही नहीं था, क्योंकि काजल के पिता सुनील का कहना है अभी उनका वहाँ कोई नहीं है। हो सकता है सुनील का वहाँ कोई ना हो, लेकिन काजल की तो यादें वहाँ से जुड़ी हो सकती हैं जिसका जिक्र उसने किसी से ना किया। ऑपरेशन फतेहपुर सर? लेकिन टीम बिल्कुल छोटी रखना, क्योंकि चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं कुछ भी हाथ लगने के। लेकिन इस वक्त हमारे हाथ में भी ज़ीरो ही है। सुनील, हाँ सब ठीक तो है? तेरी भाभी घबराई हुई है यार, मुझे भी डर लग रहा है। ख्याल रखो। अम्मा, काजल दीदी कहाँ है? पता नहीं पिंकी बेटा। वापस आएगी? पता नहीं। नहीं आएगी? पता नहीं। हाँ साहब, इसी गांव की बच्ची है काजल, सुनील चौधरी की बड़ी बेटी। साहब, वो रहा उनका घर, 2 महीने से बंद है। क्या पिछले कुछ दिनों में इस बच्ची को यहाँ पे देखा है किसी ने? साहब, हमने तो नहीं देखा। अगर किसी और ने देखा होता तो पता जरूर होता। गुप्ता जी, हमें अलग अलग लोगों से पूछना चाहिए सारे गांव में। बिल्कुल जादव जी, हम और आदमी मंगवाते हैं, पूरे गांव में फैला देते हैं। साहब रुकिए। साहब, ये आप लोग कह रहे थे कि ये सुनील चौधरी और उनकी पत्नी अनीता चौधरी अपनी बेटी काजल की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है मुंबई में। हाँ, क्यों? कुछ कहना है तुम्हें? कहना तो कुछ नहीं है, बस अचानक से चले गए थे। अब किसी को मालूम ही नहीं था कि मुंबई रवाना हो गए। अच्छा सर,
यादव जी, बच्ची को किसी ने नहीं देखा, पास के गांव में भी नहीं। और यहाँ इस गांव में चौधरी परिवार का कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। इस गांव की बच्ची है 10 साल की, मुंबई में गायब हुई 1 हफ्ते पहले। साहब, सुनील चौधरी की एक बहन है, एक भाई भी, दोनों सगे। जब तुझसे पहले पूछा तब क्यों बोला कि कुछ नहीं मालूम इन लोगों के बारे में? बड़ा अजीब लग रहा था हमको। गांव में किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं आपको? किस बात का अजीब लग रहा था तुम्हें, और क्या नहीं बोला गया हमें? आप लोग बोले जा रहे हैं कि काजल के माता पिता सुनील और अनीता उसे ढूंढ रहे हैं। सुनील चौधरी और उनकी पत्नी अनीता चौधरी ने अपनी बेटी काजल की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है मुंबई में। हाँ तो इसमें अजीब क्या है? साहब, सुनील चौधरी की बहन नंदिनी चौधरी और बड़ा भाई हेमंत चौधरी दोनों मुरादाबाद में रहते हैं। पता हमें नहीं मालूम। काफी कुछ पता है तुम्हें, पर तुम हमसे छुपा रहे हो। काजल कहाँ है? फोटो क्या देखना साहब, इस बच्ची को गांव का हर कोई अच्छी तरह से जानता है, पर सारा गांव हैरान है कि आप लोग पिछले कुछ घंटों से अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? जी, मिथिलेश शर्मा। मिथिलेश शर्मा, हम गांव के 4 चक्कर काट चुके हैं। अब बातों के चक्कर काटने का ना तो हमारे पास वक्त है और ना ही मूड। सीधे सीधे बोल, क्या छुपा रहा है? साहब, काजल का बाप सुनील चौधरी अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट कैसे दर्ज करा सकता है? बाप है उसका, वो कंप्लेंट दर्ज नहीं कराएगा तो और कौन कराएगा? साहब, बाप था। काजल का बाप सुनील चौधरी 1.5 साल पहले ही चल बसा। ये सुनील और ये अनीता, ये दोनों बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने आए थे, और अब तुम कह रहे हो कि बच्ची का बाप सुनील 1.5 साल पहले गुजर गया। तो फिर ये कौन है? ये तो राशिद शेख है, इसी गांव का है। ये काजल का बाप नहीं है साहब। और ये अनीता इस बच्चे की माँ है या कोई और? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कुछ नहीं होने वाला। अगर काजल उन्हें मिल गई तो? काजल पुलिस को कभी नहीं मिलेगी। पर हाँ, तुम अपनी नौटंकी चालू रखना, रोना धोना तबीयत से। आंखें सूज गई तो सुरमा ला दूंगा, आंसू कम नहीं पड़ने चाहिए। काजल पुलिस को कभी नहीं मिलेगी। राशिद ये बात इतने दावे के साथ क्यों कह रहा था? काजल को ऐसी कौन सी जगह भेजा गया था जहां पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं सकती थी? वहां फतेहपुर में पुलिस को पता चल गया था कि अपने आप को सुनील बताने वाला दरअसल राशिद शेख है और वो काजल का पिता नहीं है। काजल का असली पिता मर चुका था। तो फिर ये राशिद और ये औरत जो अपने आप को अनीता कह रही थी, ये लोग कौन थे? इन दोनों ने पालघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो सुनील और अनीता चौधरी हैं और उनकी 10 साल की बेटी काजल चौधरी घर नहीं लौटी है। पुलिस ने 1 हफ्ते तक जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन बच्ची की कोई खबर नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने एक चांस लिया था और इस जोड़े के गांव फतेहपुर उत्तर प्रदेश चली गई थी, और वहां इस केस में एक बहुत ही बौखलाने वाला नया एंगल खुल गया था। उम्मीद थी कि इस नई इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस लौटकर इस केस को सुलझाने वाली थी, लेकिन अहम सवाल यह था कि 10 साल की काजल कहां थी और किस हाल में थी? इन कहानियों की असल कहानी क्या है? काजल का पिता सुनील कौन था, कैसे मरा और क्यों? इन सारे सवालों के जवाब और इस पेचीदा केस को अंजाम हम देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, हर कामयाबी की इमारत एक सपने की नींव पर खड़ी होती है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।